पहले हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए की, और वो थी ये। वहां पर हमारे पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में 4 कंडीशंस थी, जिसमें से एक कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेबल थी। वो था कि जब रिएक्शन बहुत फास्ट है तो डेल्टा H नेगेटिव था तो डेल्टा S पॉजिटिव था। हमने कहा ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, वापस कभी नहीं आने वाली। दूसरी रिएक्शन ऐसी थी जिसमें हमने कहा कि एक मुर्दे को खड़े करने जैसी बात है, डेल्टा H भी पॉजिटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है, वो रिएक्शन कभी होने वाली नहीं है। जो बाकी 2 टाइप्स थे वो सामने हैं, जिसमें हमने कहा कि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए, और दोनों के साइन सेम होने का मतलब साफ था कि भाई एक फेवरेबल तो एक ओपोजिंग फैक्टर होना चाहिए। हमने कह दिया कि भाई दोनों के साइन अगर नेगेटिव हैं तो वो आगे को एंथैल्पी फैक्टर से जा रही है तो पीछे को एंट्रोपी फैक्टर से जा रही है। क्योंकि जब कोई इक्विलिब्रियम है तो साफ हो गया कि उस इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अगर यहां डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है तो यहां डेल्टा H नेगेटिव तो डेल्टा S नेगेटिव है। इसका मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो हमें उस रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करती हो कि हाँ ये तो यूनि डायरेक्शन रिएक्शन है। इसलिए यही 2 फैक्टर्स यहां काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस साइड में जो भी कुछ हो रहा है का मतलब है कि भाई इसका जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, और इस साइड जो भी कुछ हो रहा है का मतलब हुआ इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऐसे हैं कि इसका अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा S भी पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब यहां से यहां आपको रिएक्शन एंट्रोपी की वजह से ला रही है, और यहां से यहां आपको रिएक्शन एनर्जी की वजह से ले जा रही है। पर कोई भी रिएक्शन ना तो आगे को ना पीछे को ऐसी है कि जिसको दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हो। इसलिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में जहां A और B रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो C और D बना रहे हैं, C और D रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वापस A और B बना रहे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि A और B में से भी कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है, नहीं तो क्यों कन्वर्ट होता C और D में, और C और D में से भी कोई स्टेबल ज्यादा नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, वो चीजें जो उनका नेचर होगा, उन चीजों का उसमें वो आनाकानी करते नहीं, मैं नहीं करूंगा, दिल भी करने नहीं कर लेता हूं, नहीं रहने देता हूं, चाहे वो डिसोल्यूशन की बात हो। हमने सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट डाल दिया, बेरियम सल्फेट डाल दिया, बेरियम 2 पॉजिटिव बिग कैटायन, सल्फेट 2 नेगेटिव बिग एनायन। जब सॉल्यूशन में डाला फ्रैक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में गया, बाकी एज इट इज है नीचे। नखरे मार रहा मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए जो गया और जो नहीं गया उसके बीच में इक्विलिब्रियम है। और जब कहीं इक्विलिब्रियम होता है तो आपने लिखा कि थर्मोडायनेमिक कंडीशंस सेम हो जाती हैं, इसलिए डेल्टा H T डेल्टा S के बराबर हो जाता है। और जब डेल्टा H T डेल्टा S के बराबर हो गया और साइन सेम है, चाहे वो दोनों के पॉजिटिव हैं चाहे वो दोनों के नेगेटिव हैं, डेल्टा H G विल बी 0। मैं डेल्टा G कह रहा हूं। ये जो कंडीशंस हम कर रहे हैं ये वो कंडीशंस हैं जो चेंज्ड कंडीशंस हैं। आपने T इतना कर दिया कि डेल्टा H और T डेल्टा S बराबर हो गए। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर कंडीशंस को चेंज कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस थोड़ी ना हुई।
का मतलब हुआ आप किसी का स्टैंडर्ड डेल्टा एच नॉट एक फिक्स वैल्यू है, किसी लिक्विड वाटर आपने लिक्विड कहा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट है, दैट इज -285 किलो जूल पर मोल। वो कांस्टेंट है। कौन सी? स्टैंडर्ड वैल्यू। आपने उसके 2 मोल बनाने हैं, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड वैल्यू को किया ना 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ यहां पर एक तो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ये कहो कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस है और डेल्टा जी नॉट 0 है तो आप गलत हो। डेल्टा जी नॉट नहीं है 0, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसका मतलब हुआ ए और बी में से कोई इतना स्टेबल नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम को अपनी तरफ खींच सके। सी और डी में से भी कोई इतना स्टेबल नहीं है जो इक्विलिब्रियम को अपनी तरफ खींच सके। इसका मतलब साफ हो गया कि ये ए और बी में से कोई एक सॉलिड हो सकता है। ए और बी में से कोई एक सॉलिड हो सकता है तो सी और डी में से भी कोई सॉलिड हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये जो इक्विलिब्रियम है ये फिजिकल स्टेट के ऊपर नहीं डिपेंड करता। फिजिकल स्टेट तो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब साफ हो गया कि द रिएक्टेंट हैं ए और बी, आगे के लिए रिएक्टेंट हैं, तो वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म सी प्लस डी। अब क्या हुआ कि ए बी की कंसंट्रेशन घटना शुरू हो गई और जितना ए बी घटा उतना सी डी बढ़ा। सो देयर इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और उतने ही प्रोपोर्शनैलिटी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मैंने कुछ कहा प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि सामने किसी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिए हैं। अगर मैं इस ए बी की वैल्यू चेंज कर दूं, स्मॉल ए बी की वैल्यू, तो जितना डिसअपियर ए करेगा उतना बी थोड़ी ना करेगा। मैं कहता हूं कि देयर इज ए प्लस 2b। ए प्लस 2b मतलब एक ए के लिए 2b चाहिए। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल। ये बातें हम डिटेल में आगे करेंगे, जो कोएफिशिएंट के साथ की बातें हैं। मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली। जितना रिएक्टेंट घटा उतना प्रोडक्ट बढ़ा। ऐसा करते करते अ स्टेज विल कम व्हेन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बिकम रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट बना रहा है। आप ऐसे लो इसको, जितना प्रोडक्ट घट रहा है उतना रिएक्टेंट बढ़ रहा है। It means we should say when the rate of disappearance of reactant become equal to the rate of appearance of product, then it is equilibrium. और उस इक्विलिब्रियम में सारी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती है, तभी इक्विलिब्रियम आता है। ऐसा नहीं होता कि एक साइड का पैरामीटर चेंज हो गया तब तो इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया। 2 बातें हैं, वन इज इक्विलिब्रियम एंड वन इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट इक्विलिब्रियम मींस आपने एक्सटर्नल कंडीशंस का कोई भी फर्क नहीं डाला। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो obvious सी बात है इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन एनी डायरेक्शन। तो वो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, वो तो यूनि डायरेक्शन किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा। पर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में नहीं होती। एक आदमी वो बोल रहा है कि मैं उठ जाता हूं 1 2 3 4 5, रजाई ने बोला पागल हो गया, सो जा चुपचाप। सो देयर इज इक्विलिब्रियम। उठूं कि नहीं उठूं? अगर वो सो गया तो भी यूनिडायरेक्शनल हो गया, उठ गया तब भी यूनिडायरेक्शनल हो गया। जब तक उठने और सोने के बीच की जो स्टेज है, उठूं या नहीं उठूं, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो उतने में आवाज आई कि शायद मम्मा उठ गए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, नहीं उठना चाहिए। का मतलब हुआ मम्मा इज एक्सटर्नल फैक्टर। इसलिए जब हम इक्विलिब्रियम शुरू करें तो आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी होगी। कहीं भी जहां भी इक्विलिब्रियम साइन लगा होगा वहां एक चीज आपको दिख रही है तो दूसरी आपको खुद ही कह देनी चाहिए। आपको एक रिएक्शन दी गई कि इक्विलिब्रियम में है 2SO2 + O2 गिविंग 2SO3।
this in equilibrium. What do you think about its delta H? हमने कहा 2SO2 plus 2O2 is giving 2SO3. कल ही हमने बात की कि when the number of moles decreases, the entropy decreases. इसका मतलब 2SO2 plus O2 giving rise to 2SO3. Delta S is negative, hence delta H is negative. और अगर उसको वापस बोलें तो एंट्रोपी इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ये अगर कहीं एंथैल्पी दी है तो आप एंट्रोपी के बारे में बोल सकते हो, और एंट्रोपी दी है तो आप एंथैल्पी के बारे में बोल सकते हो, पर कहां? सिर्फ इक्विलिब्रियम में, बाकी जगह नहीं बोल सकते. इसलिए अब पिछली बातें भूलकर हम अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कर रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब अब आप थोड़ा सा सामने ध्यान दें. देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, पर इसके पीछे न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे. ए और बी इज डिसअपियरिंग एंड सी एंड डी इज फॉर्मिंग. तो आप इसको देखो कि ये इनिशियल स्टेज है जब ए और बी हमने डाला ही था. टाइम t0. जब हमने टाइम 2 सेकंड के बाद देखा तो ए और बी ने सी और डी बना दिया था, और सी और डी ए और बी बना रहे थे. और ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर ए बी भी है, सी डी भी है. Am I right? And this is what is the beauty of equilibrium, जिसके बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होंगे. एक मोल था, 50% डिसोसिएट हो गया, कितना रहा? का मतलब हुआ कि उस इक्विलिब्रियम में ए बी भी है तो सी डी भी है. अब इक्विलिब्रियम कहां को जाए, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर. क्योंकि जब तक किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन लगा है, हम बोल रहे हैं भाई अगर आगे को डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और पीछे को उसका उल्टा है. उसने क्या किया? टेम्परेचर चेंज कर दिया. अब जब वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक डायरेक्शन. और जैसे वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में गया, वैसे ही किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया. जब बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम या तो आगे को गया या पीछे को गया. अगर वो आगे को गया तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1 से बढ़ गया. 1 point something will tell you that the equilibrium is in forward direction, and that value, if is highly positive, will indicate that यार ये प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही स्टेबल है, पर बहुत ज्यादा नहीं है. समझ में आ गई बात? इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होगा. इसलिए स्टेप वाइज स्टेप सामने बता रहा हूं कि क्या क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस होनी चाहिए. पहली बात है कि इक्विलिब्रियम कब होगा. तो हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में कहा, द प्रोसेस इन विच द आर अ स्टेज वेयर द रेट विद विच द reactants combine to form product is equal to the rate with which product combine back to give the reactant, and those reactions are said to be reversible reactions. अब उस रिवर्सिबल रिएक्शन को करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी. ऐसा भी होगा जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई सॉलिड हो जाएगा, कोई गैस हो जाएगा, तब आप क्या करोगे. अब आई उस इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1. कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 इज, आपने CaCO3 को डिकम्पोज किया तो CaO सॉलिड और CO2 गैस बन गई. अब अगर वो गैस निकल गई तो फिर CaO अकेला तो CaCO3 नहीं बना सकता. तो द फर्स्ट इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड सिस्टम. समझ में आ गई बात? तो अगर आपने उस सिस्टम को ओपन रखा तो स्थिति कुछ ऐसी होगी. देख रहे हो क्या इक्विलिब्रियम का एरो है? नहीं है.
क्यों नहीं है? क्योंकि CO2 भाग गया। CO2 भाग गया तो CaO तो वापस नहीं जा सकता टू फॉर्म CaCO3, तो ये तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा कि देखिए अगर इक्विलिब्रियम करना है तो इसको ओपन में मत स्टडी करो, इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में स्टडी करो ताकि वो CO2 ना भाग सके। Am I right? So equilibrium is always studied in a closed system. This is the lesson we learned from here. अगली बात क्या है कि हमारे पास क्लोज कंटेनर होगा तो गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स कोई भी एस्केप नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि इक्विलिब्रियम इज नॉन डायरेक्शनल। इक्विलिब्रियम कहीं से भी अचीव कर सकते हैं आप। कहीं से भी अचीव करने का मतलब क्या हुआ कि एक वाटर टैंक है जिसकी इनलेट और आउटलेट सेम है, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना बाहर भी जा रहा है, इसलिए वाटर का जो लेवल है वो सेम है। आपने कुछ भी किया, या तो इनलेट बढ़ा दी या आउटलेट बंद कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का लेवल कम ज्यादा होगा, उसको तो हम इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। पर कोई आदमी उस वाटर टैंक को देख रहा है तो उसको लग रहा है यार पानी तो हिल भी नहीं रहा है, जबकि मैंने अभी स्टेट बताई आपको कि उसके अंदर डायनेमिक मोशन है। It means the second condition is that equilibrium is a dynamic in nature. Dynamic in nature का मतलब हुआ कि आपको दिख रहा है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, पर वहां बहुत कुछ हो रहा है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बात नंबर अगली, इक्विलिब्रियम तब आता है जब डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S हो जाता है। ऐसा ही बोला हमने, इसलिए डेल्टा G 0 हो जाता है। डेल्टा H कौन था? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस। तो एंट्रोपी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस ही हुआ। वो इक्वल कब होंगे? जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई वन बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं है। इट मींस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही होती है, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम आता है। अगर आप एक और चीज जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुने कि हमने KCl में AgNO3 डाला और वहां बन गए व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl। प्रेसिपिटेट्स सिस्टम तो क्लोज था, पर वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट तो सेटल करते हैं। इसलिए अगली कंडीशन हमने ये लिखी कि इक्विलिब्रियम तब नहीं होगा अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो गया। सेपरेट आउट होने का मतलब हुआ सॉलिडिफाई हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया। इसलिए आप एक टेस्ट करते हो, कौन सा? बेरियम क्लोराइड टेस्ट। किसके लिए होता है? सल्फेट के लिए होता है। आपने बेरियम क्लोराइड H2SO4 में डाला एंड यू गॉट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। वहां भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, उसकी लाटिस एनर्जी बहुत हाई है। समझ में आ गया? अगर आप इक्विलिब्रियम देखें तो उसमें इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है। गैस गैस के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, गैस सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है। आपने क्या किया? एक क्लोज कंटेनर में आयोडीन सॉलिड ले ली और उसको हीट कर दिया। आयोडीन सॉलिड जब हीट कर दी तो वो सब्लिमेट हो गई और आयोडीन वेपर्स बना दिए। अब सिस्टम क्योंकि क्लोज्ड है तो वेपर्स कभी सॉलिड में कन्वर्ट होते, कभी सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होते। आपने एक क्लोज कंटेनर के अंदर वाटर सॉलिड ले लिया। अब वाटर सॉलिड कभी वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता, कभी वाटर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता। का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कैन बी बिटवीन सॉलिड सॉलिड, कैन बी बिटवीन लिक्विड लिक्विड, कैन बी बिटवीन गैस गैस, कैन बी बिटवीन गैस लिक्विड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, किसी के बीच में भी हो सकता है। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है का मतलब क्या हुआ कि हम उस वाटर टैंक को देख रहे हैं, जितना इनलेट है, हम टैंक के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, उतनी ही आउटलेट है। जितनी इनलेट है उतनी आउटलेट है, या ये कहें कि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी और बैकवर्ड से
फॉरवर्ड भी। अगर वहां इक्विलिब्रियम है तो सिर्फ साइन बदलेंगे, बाकी आगे पीछे के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगली बात ये आई, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम और एक होमोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में दोनों की कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट डिफरेंट वाला होगा ही होगा। मैं रिएक्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो सारा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है। मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया कि कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्ट कर दिया। जहां कार्बन डायमंड एकदम रिजिड है, कार्बन ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है। सो देयर इज डिफरेंस इन द फिजिकल स्टेट। आपने CaCO3 को जब हीट किया तो CaO सॉलिड और CO2 गैस इनक्लोज कंटेनर में बनी। अब एक गैस है, दो सॉलिड है। आप सिर्फ रिएक्टेंट को ना देखें, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को देखें। इसलिए जब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, ये आपके कहां काम आएगा, ये आपके कहां काम आएगा, ये आपके काम आएगा जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के यूनिट निकाल रहे होंगे। यह आपके काम आएगा, पिछले चैप्टर में काम आया डेल्टा Ng निकालने में। फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है भाई। और अभी आगे काम आने वाला है कि जब हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के यूनिट करेंगे, दे विल आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। अब कोई आपको वहां सॉलिड दे दिया, अब सॉलिड की कोई प्रेशर थोड़ी ना होता है, आप बोला कि Kp का यूनिट निकालो। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि N2O4 ने डिकम्पोज होकर 2NO2 बना दिया। आपको क्या लगता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या रहा होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव रहा होगा। आज ही 1 मोल से 2 मोल बने, एंट्रोपी पॉजिटिव है। एंट्रोपी पॉजिटिव है तो डेल्टा H पॉजिटिव रहा होगा। और ये वापस क्यों जाना चाहता है? एंथैल्पी फैक्टर बोल रहा है आजा, क्योंकि वापस में एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा H क्या है? इसका मतलब ना उधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। सो देयर इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम। आपको पूछा गया कि PCl5 गैसियस, PCl3 गैसियस और Cl2 गैसियस में कन्वर्ट हो गया एंड देयर इज इक्विलिब्रियम। What do you think the decomposition of PCl5 into PCl3 is endothermic or exothermic? My answer is endothermic. PCl5 गैस अगर PCl3 गैस और Cl2 गैस में गया है तो मोल्स बड़े हैं, और मोल्स बड़े हैं तो डेल्टा S पॉजिटिव है, तो डेल्टा H भी पॉजिटिव हुआ। अब ये जो PCl5 गैसियस था, इसकी हमने एक बात की कि ये PCl5 लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और हमने कहा था कि वो गैसियस और लिक्विड दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसलिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी। जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वो छोटे थे, पर 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे थे। इसलिए ये जो क्लोरीन गैस बना, ये उन दोनों एक्सियल बॉन्ड से ही बना है, क्योंकि हमने PCl5 सॉलिड किया था जिसमें PCl6 नेगेटिव बन गया था, क्योंकि PCl5 इज लुईस एसिड। तो दूसरे PCl5 ने एक Cl नेगेटिव उसको दे दिया, तो जिसने Cl नेगेटिव गेन किया, इसका मतलब वो डेफिशिएंट रहा होगा। तो एक PCl5 वहां पर जिसने PCl6 नेगेटिव बनाया, वो लुईस एसिड बना, और दूसरा PCl4 पॉजिटिव बना। एक की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 थी तो दूसरे की sp3 थी। एक ऑक्टाहेड्रल था तो दूसरा टेट्राहेड्रल था। इन्होंने, ये दोनों ने ऐसा करके क्या किया, उस एक्सियल बॉन्ड को वीक होने के बजाय अब स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रीज अपना ली। क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, क्या आपने वहां किसी की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ी? क्योंकि दैट इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए वहां पर या तो ऑक्टाहेड्रल था या टेट्राहेड्रल था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि N2+3H2 ने अमोनिया बना दिया। N2+3H2 ने 2 अमोनिया बना दिए। व्हाट इज एंट्रोपी? नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव रहा होगा। आप देख लो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, -90 किलो जूल के करीब इसकी वैल्यू थी। इसलिए यहां पर हम एक चीज से दूसरी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें पहले पता है।
अगर कहीं डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर कहीं डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव ही है। ये रिएक्शन जो हमने वहां की थर्मोडायनेमिक्स में कि भाई ये रिएक्शन एक एथर्मिक रिएक्शन है और इस एथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो 0 है। जब इस रिएक्शन का डेल्टा एच 0 है, इसका मतलब इसको आगे या पीछे ले जाने का काम जिम्मा सारा एंट्रोपी के ऊपर है। और मैंने कहा था वहां कि यहां एसिटिक एसिड है जो डाइमर बनाता है, पढ़ा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यहां इथेनॉल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वहां अकेला वाटर है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो भी नहीं छोड़ना चाहता मैदान और वो भी नहीं छोड़ना चाहता। इसका मतलब दोनों कभी इक्विलिब्रियम इधर कभी इधर, इसलिए जब हम ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं तब भी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही होती है। तो हम यहाँ कहते हैं कि ये एसिडिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन होती है, तो एसिड कौन होता है? कैटलिस्ट होता है। वो जब आता है वो रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में ले जाता है। इसका मतलब साफ हो गया कि पूरे इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक फैक्टर दोनों का बहुत काम है। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों काम करेंगे और यहां आपको सबसे ज्यादा हेल्प एंट्रोपी की मिलेगी। इसलिए पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में किया। देखिए भाई, एंट्रोपी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एंट्रोपी इंट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। इंट्रैक्शन और टेम्परेचर इनवर्सली है तो टेम्परेचर और एंट्रोपी डायरेक्टली है। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली है, तो जब वॉल्यूम बढ़ा तो गैस मॉलिक्यूल और रैंडम हो गए, इधर उधर हो गए। सो वॉल्यूम के भी एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर किया था हमने नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। समझ में आ गई बात है? नहीं तो इन सारी, देखिए अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, तो हम पिछला रिवाइज कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन रिएक्शन में जिनकी मैं बात कर रहा था, इन रिएक्शन में कोई ना कोई प्रेसिपिटेट कर गया। प्रेसिपिटेट कर गया तो पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, और सब में बनाया हुआ इक्विलिब्रियम के साइन। समझ में आ गई बात? जिसमें भी वो प्रोडक्ट सॉलिड या प्रेसिपिटेट कर दिया, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल बन गया। प्रेसिपिटेट करना अलग होता है और सॉलिड बनना अलग होता है। सॉलिड वापस जा सकता है, पर एक बार जो प्रेसिपिटेट कंपाउंड बन गया आयनिक, वो वापस जाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए यहां अगर आप देखें तो यूनिडायरेक्शन एरो ही आपको मिलेंगे। इसका मतलब हुआ यहां आपको एंट्रोपी की बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इधर देखें Mg गैसियस और ऑक्सीजन गैसियस से आप सॉलिड पहुंच गए, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच हर कुछ नेगेटिव हुआ होगा, जिसने टी डेल्टा एस को डोमिनेट करके इस रिएक्शन को करवाया है। समझ में आ गई बात? इसलिए जब एक्सट्रीमली कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्सट्रीमली स्टेबल होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। ठीक हो गया या नहीं? अब जो मैं आपसे बात की वो बातें कुछ ऐसी थी कि जो भी रिएक्शन इरिवर्सिबल थी उनमें डेल्टा एच नेगेटिव था तो डेल्टा एस पॉजिटिव था। इसलिए हमने कहा कि वो रिएक्शन कभी वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसके अपोजिट कंडीशन अगर देखें तो दोनों ही फैक्टर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन क्यों वापस आएंगी? तो ऐसी इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत हाई स्टेबल होते हैं, रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं। इसलिए रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका डेल्टा एच भी हाईली नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी हाईली पॉजिटिव होता है, इसलिए उनका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होता है, इसलिए वो कभी वापस नहीं आते। रिवर्सिबल का मतलब तो वही हुआ जो अभी तक हमने किया कि कोई भी एक स्टेबल नहीं है, चाहे वो रिएक्टेंट में बोलो चाहे प्रोडक्ट में बोलो। अगर कोई सॉलिड बना भी है तो उसकी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। हम डबल एरो लगाते हैं कि रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। समझ में आ गई बात? अब बात आती है व्हाट इज एक्टिव मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और बहुत बार इसमें से कुछ ना कुछ आया है,
इसलिए आप अटेंटिव हो जाएं और सामने ध्यान दें। इससे पहले कि हम आगे की तरफ जाएं, आप सबसे पहला यही समझ लो कि एक्टिव मास क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव मास? होता है कुछ एक्टिव मास? क्या होता है बताओ? Who will tell me what is difference in active mass and molarity? And who is greater? अब शुरू हुए न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम के। What is active mass? और ऐसा यहां क्या हुआ कि आपको एक्टिव मास की जरूरत पड़ी। क्या मैं कह दूं कि एक्टिव मास सिर्फ बोलने में डिफरेंस है यार, ये वही है, ये वही है, कौन? मोलैरिटी है, ऐसा कह दूं? आप यहां समझ लें तो आपको पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर भी निकल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट निकलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देयर वी नेवर यूज द टर्म मोलैरिटी, वी यूज द टर्म एक्टिव मास। अब एक्टिव मास की जरूरत क्यों पड़ी? कि आज तक ये टर्म आई कहीं? देखिए इससे पहले नहीं आई, इसलिए आज टर्म आई कि आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। सुना? आपने कोई चीज सॉल्यूशन में डाली, क्या करने के लिए? डिसॉल्व करने के लिए। वो सॉल्यूशन में डाली तो उसने वहां ही इक्विलिब्रियम दिखा दिया। कुछ डिसॉल्व हो गया और कुछ अनडिसॉल्व रहा, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड। अब इस बात को थोड़ा ऐसे समझें कि हमने बेरियम सल्फेट 1 ग्राम डाला, 1 ग्राम 1 लीटर में डाला। जब 1 ग्राम 1 लीटर में डाला तो आपसे पूछा गया 1 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एडेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज मोलैरिटी? तो आपने निकाल दी 1 अपॉन जो उसका मोलर मास है इंटू 1/1, निकल गई मोलैरिटी। उसने पूछा व्हाट इज एक्टिव मास? फंस गया आप। कैसे निकालो? एक्टिव मास इज एक्चुअल मास हु इज एक्टिव इन सॉल्यूशन। का मतलब हुआ यूं कि पापा ने गलती से कह दिया आपको, बेटा एक चाय का गिलास तो बना दे। चलो आपने जो थोबड़ा सुझाया वो तो अलग था, पर आप ले आए चाय बना के, और जब आप अब पीने लगे तो बोला यार मैंने 1 चम्मच चीनी का बोला था। बोले जी 1 ही डाला है। ऐसे कैसे 1 डाला? मीठा तो बहुत कम है। तो पापा ने देखा तो बरसात की वजह से चीनी में मॉइस्चर था। अब मॉइस्चर था, सपोज वो स्पून का वेट अगर 100 मिलीग्राम रहा होगा तो उसके अंदर तो मॉइस्चर का वेट है, तो चीनी तो 100 मिलीग्राम नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि चम्मच में जितना वॉल्यूम आया डाला तो वही, पर उसके अंदर तो मॉइस्चर था। इसका मतलब हुआ एक्चुअल चीनी उतनी नहीं थी जितनी आपने डाली, इसलिए आज हमें इसकी जरूरत पड़ी। आपने बेरियम सल्फेट 1 ग्राम डाला, पर जब कंटेनर देखा अरे ये तो सारा नीचे ही है, इसका मतलब वो मास तो एक्टिव नहीं है जो डिसॉल्व नहीं हुआ। समझ में आ गया? इसका मतलब साफ हो गया कि एक्टिव मास की जरूरत अब पड़ी जब इक्विलिब्रियम हुआ, क्योंकि हमने NaCl को पानी में डाला, वो गायब हो गया। क्या एक्टिव मास की जरूरत पड़ी? आपको पूछा गया 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर, व्हाट इज फॉर्मेलिटी? आपने फटाफट निकाल दिया, और आपने उस कंटेनर को देखा नीचे कोई नहीं है, आपने कह दिया यही उसका एक्टिव मास है। तो अब हमें एक्टिव मास की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक्टिव मास की जरूरत आपको पड़ेगी जब किसी में इक्विलिब्रियम है। एक्टिव मास की जरूरत आपको पड़ेगी जब कोई इम्प्योर है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो थोड़ी ना। अब क्या हुआ कि नमक में
रेत मिक्स कर दी। अब जब हमने उस नमक को दाल में डाला तो रेत तो नहीं उसमें नमक का काम करने वाली है, इसका मतलब आपको नमक ज्यादा डालना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक्टिव मास इज ईदर इक्वल टू और लेस देन मोलरिटी। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलरिटी। चीज प्योर है तो उस प्योर चीज की मोलरिटी भी वही है और एक्टिव मास भी वही है। कोई चीज कंप्लीट सॉल्यूबल है, उसकी मोलरिटी भी वही है और उसकी एक्टिव मास भी वही है, इसलिए वहां हमें एक्टिव मास की जरूरत नहीं पड़ी। आज हमें एक्टिव मास की जरूरत पड़ी जब हमें पता लगने लगा कि डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व के बीच में इक्विलिब्रियम है। इसलिए आपने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बेरियम सल्फेट के लिए पढ़ेंगे KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी NaCl के लिए थोड़ा ना पढ़ा जाता है। NaCl का क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भाई? NaCl की तो मोलरिटी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो किसी ऐसे का स्टडी किया जाता है जिसकी डिसोल्यूशन में इक्विलिब्रियम आए। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब वो डिसॉल्व होना भी चाहता है और नहीं भी होना चाहता। दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब साफ हो गया कि एक्टिव मास या तो मोलरिटी है या फिर मोलरिटी से छोटा ही है। यस और नो? तो एक्टिव मास कभी कभी मोलरिटी भी है, पर ये मैंने कहा कि ये किन के लिए है? जो प्योर है, जो कंप्लीट सॉल्यूबल है। यस और नो? अदरवाइज ये मोलरिटी एक्टिव मास से हमेशा बड़ी ही होगी। मोलरिटी बोल रहा हूं। मोलरिटी क्या है कि आपने कितना डाला, हट के ये नहीं देखा कि डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हो कि डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ तो आप एक्टिव मास ढूंढ रहे हो। अब आपने क्या किया कि 1 ग्राम बेरियम सल्फेट डाल दिया, उसको शेक किया तो पता लगा बहुत तो नीचे। आपने उसको फिल्टर किया तो पानी साइड में और जो रेजिड्यू बचा उसको वे किया तो वो 900 ग्राम मिला, वो 0.9 ग्राम मिला। हमने कितना डाला था? 1 ग्राम, तो 0.9 ग्राम मिला। इसका मतलब 0.1 ग्राम ही सोल्यूशन में गया। तो मोलरिटी में तो आप क्या ले रहे हो? 1 अपॉन मोलर मास। एक्टिव मास में क्या लोगे? 0.1 अपॉन मोलर मास। It means active mass is the actual mass who is active. समझ में आई बात? तो यहां आप किसी का डायरेक्ट एक्टिव मास नहीं निकाल सकते। आपको क्या पता कितना सॉल्यूबल है वो। इसलिए एक्टिव मास के लिए यह पता होना चाहिए कि जब वो डिसॉल्व किया गया तो डिसॉल्व के बाद रेजिड्यू कितना था। समझ में आ रही बात? अगर पता लगा कि रेजिड्यू था ही नहीं भाई, ये तो मोलरिटी है, सारे का सारा डिसॉल्व हो गया, पर ये इक्विलिब्रियम है। इसलिए आप यहां स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात नहीं कर सकते। ये इक्विलिब्रियम है। आपने NaCl को पानी में डाला, वो चला गया, इक्विलिब्रियम तो फेल हो गया, तो आप क्यों स्टडी करोगे यहां? इसलिए अगर आप न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ते थे तो आप यहां नहीं पढ़ सकते स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को इकट्ठा। आप यहां स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस पढ़ सकते हो, आप यहां स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड पढ़ सकते हो, पर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं पढ़ोगे। इसलिए जहां भी कहीं इक्विलिब्रियम होंगे वही चीजें हम यहां पढ़ेंगे। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बारे में यहां कुछ नहीं पढ़ने वाले। इसलिए ये जो एक्टिव मास जब भी कहीं लिखा जाएगा है ये वही क्या? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट में कितने मोल्स हैं। एंड दिस आई नो दैट फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर दैट Pb इज इक्वल टू
nRT. So from there I know that P by RT is N by V. Am I right? It means N by V I can write N by V. आगे ये यूज होना है सारा. N by V की जगह I can write it is P by RT. This is the same that is active mass. ये वही है एक्टिव मास की बात होती है जो. और अगर ये एक्टिव मास है तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि ये एक्टिव मास है. इसलिए उस एक्टिव मास को लिखने का अब हमारे पास तरीका, हम कुछ नहीं लिखने वाले. इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही एक्टिव मास होगा. कहीं ये बोल दिया आपको कि ये निकालो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. आपने कहीं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख दिया, गलत है. आपने किसी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, उसका मतलब ही हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. आपने सिंपल ब्रैकेट लगाई और उसका सिंपल ब्रैकेट लगाई और उसके अंदर P बाय RT लिख दिया. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज P बाय RT इज N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट. तो आगे जाके हम मोल की जगह P बाय RT लिख सकते हैं. मैं ये कह रहा हूं, मैं आगे की तैयारियां अभी कर रहा हूं. अब क्या हुआ कि हमें जब भी कोई रिएक्शन लिख दी गई, हमें बोल दिया गया कि A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D. ठीक हो गया. हमने कहा रेट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट जितने हैं प्रोडक्ट उतने होंगे. समझ में आई बात? हमने बात की थी एक, जितनी थी उतनी खाई, ना कि जितनी खाई उतनी थी. पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट. इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड देखें, जब ये रिएक्शन आगे जा रही होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड देखें तो क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन A and B. It means rate of forward will be directly proportional to active mass of A into active mass of B. स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने. कंसंट्रेशन, active mass of A and active mass of B. It means this is equal to K forward. K forward is rate constant for forward reaction. इसलिए मैंने लिख दिया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. पीछे को जब आई तो रिएक्टेंट कौन है? C और D है. तो हमने कह दिया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन is directly proportional to active mass of C into active mass of D. और इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब बैलेंसिंग कितनी है? 1 1 1. इसलिए मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम रेट ऑफ बैकवर्ड. तो एट इक्विलिब्रियम वी शुड से द रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम रेट ऑफ बैकवर्ड. मतलब अगर ये बैकवर्ड था तो इधर आ गया KB is rate constant. Yes or no? It means we should say that Kf into active mass of A, active mass of B is equal to Kb into active mass of C and active mass of D. Clear हो गया? So after this we will do in next class. Thank you very much. Have a nice time.